कैपेसिटर का पहला क्लास में हमने डिस्कस किया था कंडक्टर्स इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आज हम डिस्कस करेंगे बेसिक्स ऑफ कैपेसिटर्स। कैपेसिटर जो है बेसिकली दो कंडक्टर्स सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, जो कि इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर करता है। सो जो प्रैक्टिकल यूज है, ये जो कंडक्टर्स है इसमें चार्जेस इक्वल मैग्नीट्यूड का होता है बट ऑपोजिट साइन का होता है। सो टू कंडक्टर्स सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटर और डाइलेक्ट्रिक फॉर्म ए कैपेसिटर्स। सो केसेस ऑफ प्रैक्टिकल इंटरेस्ट में ये जो कंडक्टर्स है कैरी चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट साइन, और इसका जो कैपेसिटेंस है that is charge on either plate, magnitude of charge on either plate by potential difference. So इसका यूनिट क्या हो गया? चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम। पोटेंशियल डिफरेंस का वोल्ट। तो इसको हम बोलते हैं फैराड। सो कैपेसिटेंस का यूनिट है फैराड। फैराड बहुत बड़ा यूनिट है, ज़्यादा यूज में नहीं आता। जो यूज में आता है वो आपका माइक्रो फैराड। माइक्रो आपको मालूम होगा -6, या फिर नैनो फैराड -9, या पिको फैराड, पिको -12। सो ये यूनिट्स आमतौर पर यूज पर आता है। सो कैपेसिटर को सिंबल में इस तरह से दिखाते हैं, दो प्लेट्स दिखाते हैं। ये जो है कैपेसिटेंस इसका फिक्स्ड है। अगर कैपेसिटेंस वेरिएबल है तो इस तरह से दिखाते हैं। हम डिस्कस करेंगे इन पर्टिकुलर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सो दो प्लेट्स है सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। स्मॉल डिस्टेंस का मतलब है कि हम इनफाइनाइट प्लेट वाला फार्मूला यूज कर सकते हैं। तो इसमें चार्ज है Q1, इसमें Q, इसमें है -Q। तो पॉजिटिव चार्ज के लिए फील्ड क्या है? अवे। नेगेटिव के लिए फील्ड क्या है? टुवर्ड्स। सो दोनों फील्ड ऐड हो जाएगा, दोनों सेम डायरेक्शन में है और दोनों का वैल्यू सेम है, यानी कि 2E1 लिख सकते हैं। सो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। और सपोज इनका बीच का सेपरेशन D है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लिख सकते हैं V/D। शीट्स जो है लार्ज है कंपेयर टू दिस डिस्टेंस जो है स्मॉल है। सो शीट का फार्मूला हम यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। वो क्या है? σ/2ε0। सो 2 कट जाता है। सिग्मा होता है चार्ज बाय एरिया। किसका एरिया? प्लेट का एरिया। ये प्लेट्स जो है ऐसा कुछ इनका एरिया है, दो प्लेट्स। तो 3 डायमेंशनल है, यहाँ 2 डायमेंशन दिखाया। तो प्लेट्स कुछ ऐसा होता है, उनका प्लेट एरिया होता है। सो बाय एरिया ε0। सो कैपेसिटेंस है Q/V, यानी कि ε0 A/D। सो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस जो है इतना होता है ε0 A/D। अगर बीच में प्लेट्स के बीच में जो मीडियम है वो एयर है तब। सो पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस इन एयर कैपेसिटेंस इज दिस मच। कभी कभी इसके ऊपर डायरेक्ट ये जो फार्मूला आपको निकला था σ/2ε0, आपको याद होगा गॉस लॉ में हमने निकाला था। तो कभी कभी डायरेक्टली इसके ऊपर क्वेश्चंस भी आता है एग्जाम में। ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है, मान लेते हैं इसमें चार्ज Q1 है, इसमें Q2 है। नाम लेके आता है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एक में चार्ज Q1 है, एक में चार्ज Q2 है। तो एक में चार्ज Q1 है, एक में चार्ज Q2 है, तो इनके बीच में फोर्स क्या होगा? इनके बीच में फोर्स क्या होगा? ये क्वेश्चन है। किसी एक प्लेट को ले लो, आपको मालूम है फोर्स पेयर्स में होता है। ये इसको जितना अप्लाई करेगा वो भी उतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करेगा। हम किसी एक को ले लेते हैं, सपोज हम Q2 को ले लेते हैं। सो Q1 के चलते इस जगह पर फील्ड इस तरफ होगा, और फोर्स क्या होता है? चार्ज इनटू फील्ड। सो इसके चलते वहां फील्ड क्या होगा? σ/2ε0, σ1।
सिग्मा 1 क्या होता है, ये Q2 है। सिग्मा 1 क्या होता है, चार्ज, सिग्मा 1 होता है चार्ज बाय एरिया, प्लेट एरिया। सो ये फोर्स आ गया Q1 Q2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ कैपेसिटेंस से कोई लेना देना नहीं है। मैं क्या बता रहा था कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज चार्ज Q1 एंड Q2, इस तरह से क्वेश्चन आता है। हालांकि यहाँ कैपेसिटेंस से कोई लेना देना नहीं है, यू आर डूइंग इट विद द बेसिक्स विच यू हैव डन इन गॉस लॉ। इसी तरह का क्वेश्चन आता है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C है, प्लेट एरिया A है, सेपरेशन D है और चार्जेस Q1 Q2 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या। तो यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा कैपेसिटेंस का यूज़ नहीं है। आपने पहले जो यूज़ किया था, अगर एक प्लेट में चार्ज Q1 है, दूसरा प्लेट में चार्ज Q2 है, तो जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, याद कीजिए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरह से हो जाता है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से हो जाता है, आउटर मोस्ट प्लेट में टोटल चार्ज बाई 2, दोनों तरफ आउटर मोस्ट प्लेट्स में टोटल चार्ज बाई 2। और यहाँ पर यहाँ टोटल चार्ज Q1 था, यहाँ इतना चला गया तो यहाँ रह गया Q1 माइनस Q2 बाई 2 और यहाँ रह जाएगा Q2 माइनस Q1 बाई 2, यानी कि यहाँ कितना चार्ज हो जाएगा, इसका माइनस। सो ये दोनों चार्जेस इक्वल है और इनके चलते बीच में फील्ड जीरो होगा, इसके चलते इस तरफ होगा, इसके चलते इस तरफ होगा, इनके चलते बीच में फील्ड जीरो होगा। सो फील्ड जो है सिर्फ इन दोनों के लिए होगा और ये दोनों जो है इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट इन साइन है। दैट मीन्स दे कंस्टिट्यूट ए कैपेसिटर हैविंग इफेक्टिव चार्ज। इफेक्टिव चार्ज कितना हो गया, Q1 माइनस Q2 बाई 2, इतना इफेक्टिव हो गया। तो अगर इतना इफेक्टिव हो गया तो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा इफेक्टिव चार्ज बाई कैपेसिटेंस, राइट। जैसे कि मैंने कहा था स्ट्रेट अवे कैपेसिटर से कोई लेना देना नहीं, लेकिन क्वेश्चन इस तरह से ही आता है इन ए कैपेसिटर। हालांकि दिस इज मोर टू डू विथ गॉस लॉ। इसी तरह क्वेश्चन ऐसा दिया गया है कि ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज चार्ज Q। जब भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में चार्ज Q बोला जाता है तो इसका मतलब आप है कि एक प्लेट में Q है, एक में माइनस Q है। नेट चार्ज तो जीरो होता है, लेकिन जब भी एक कैपेसिटर हैज चार्ज Q, इसका मतलब है इट हैज चार्ज Q in one plate and minus Q in another plate. So suppose क्वेश्चन कुछ ऐसा है, कैपेसिटर है, इसके बीच में एक पार्टिकल है जिसका चार्ज Q प्राइम है और उसके ऊपर फोर्स F है। अब यहाँ कुछ और चार्ज ऐड कर दिया गया, मान लेते माइनस Q/3 ऐड कर दिया गया। अब कितना फोर्स होगा, तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। पहले यहाँ खाली पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। पॉजिटिव के लिए फील्ड इस तरफ है, नेगेटिव के लिए टूवर्ड्स है, दोनों सेम होगा, E1 इक्वल टू E2। सो नेट फील्ड जो है 2E1 हो जाएगा। सो नेट फील्ड फोर्स जो है चार्ज इंटू नेट फील्ड, सो फोर्स चार्ज इंटू नेट फील्ड कितना हो गया 2E1, ये दिया गया है। अब आगे दिया गया है इसमें चार्ज माइनस Q/3 ऐड कर दिया गया। अब Q प्राइम के ऊपर फोर्स क्या हो, तो चलिए खाली इसका बात करते हैं। सो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मालूम है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या होता है Q/A। सो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, चार्ज के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब ये जब Q/3 आपने ऐड किया तो इसके चलते जो फील्ड आएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये 1/3 है तो फील्ड भी 1/3 हो जाएगा। सो अब नेट फील्ड कितना हो जाएगा, अब नेट फील्ड कितना हो जाएगा, पहले फील्ड था आपका E यानी कि 2E1 और अब जो है E2/3, E2 और E1 सेम है, प्लस E1/3 यानी कि 7E1/3। सो अब फोर्स हो जाएगा चार्ज इंटू न्यू फील्ड दैट इज 7E1/3। सो इसको डिवाइड कर दीजिए, F/F प्राइम इक्वल टू 6/7। सो F प्राइम कितना हो जाएगा 7F/6। सो हमने 3 क्वेश्चंस किया। यहाँ कैपेसिटर से खास कुछ लेना देना नहीं है, बेसिकली ये गॉस लॉ का ही पार्ट है, एक्सटेंशन है। बट इसमें क्वेश्चन कैपेसिटर बोल के आता है, इसलिए आप कंफ्यूज होंगे, इसीलिए मैंने 1-2 क्वेश्चन सॉल्व कर दिया।
अब हम प्योर कैपेसिटर की में आगे बढ़ते हैं। कैपेसिटेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो प्योर कैपेसिटर के आगे बढ़ते हैं। कैपेसिटर का क्या डेफिनेशन है? टू कंडक्टर्स सेपरेटेड बाय insulator or dielectric form a capacitor, and most cases of practical interest they carry charges of equal magnitude and opposite sign. So capacitance क्या होता है? Charge in either plate, magnitude of charge in either plate by potential difference. और ये capacitance किस के ऊपर डिपेंड करता है? 3 चीज के ऊपर डिपेंड करता है। क्या क्या है वो? शेप एंड साइज ऑफ द प्लेट्स। ए कंडक्टर इररेस्पेक्टिव ऑफ शेप एंड साइज, किसी भी तरह हो, इनको प्लेट्स कहा जाता है, और स्पेरिकल होने से भी प्लेट्स बोला जाता है। सो कैपेसिटेंस जो है 3 चीज के ऊपर डिपेंड करता है। 1 शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर्स, पहला। दूसरा डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स और डिस्टेंस बिटवीन द कंडक्टर्स। तीसरा मीडियम बिटवीन द कंडक्टर्स। ये 3 चीज के ऊपर डिपेंड करता है। और किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है? डिपेंड नहीं करता है चार्जेस के ऊपर। चार्जेस प्लेस्ड इन द कैपेसिटर, अब अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट दिया या फिर अलग अलग दिया, फर्क नहीं पड़ता है। और किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है? पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। और किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है? नेचर ऑफ कंडक्टर। आप कॉपर का लिए या एल्यूमिनियम का लिए फर्क नहीं पड़ता, एक कंडक्टर होना चाहिए, लेकिन कौन टाइप का कंडक्टर वो फर्क नहीं पड़ता। सो कैपेसिटेंस 3 चीज के ऊपर डिपेंड करता है। शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर्स, डिस्टेंस बिटवीन द कंडक्टर्स एंड मीडियम बिटवीन द कंडक्टर्स। तो अब पहले हम मीडियम की बात करते हैं। मीडियम बिटवीन, ये जो मीडियम होता है, जो कि इंसुलेटर होता है या डाइइलेक्ट्रिक होता है। सो हम देखते हैं कि क्या डिफरेंस है बिटवीन कंडक्टर एंड नॉन कंडक्टर। कंडक्टर में क्या होता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है जो कि मूव कर सकता है। सपोज ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, इसको आप एक्सटर्नल फील्ड E0 में रखा, तो क्या होगा? यहाँ चार्जेस जो इंड्यूस होगा, नेगेटिव चार्ज इधर आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा। और बिकॉज इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है मूव कर सकते हैं, तो इसमें तब तक मूव करते रहेंगे जब तक इनका क्रिएट किया हुआ फील्ड, इंड्यूस्ड चार्जेस का फील्ड और एक्सटर्नल फील्ड बराबर नहीं हो जाता। यानी कि नेट फील्ड जो है एक्सटर्नल माइनस इंड्यूस्ड, ये 0 हो जाता, तब तक मूव करता है। और फाइनली जो आपका फाइनल जो इक्विलिब्रियम आता है, उसमें इसका फील्ड, इंड्यूस्ड चार्जेस का फील्ड और एक्सटर्नल फील्ड दोनों जो है इक्वल इन मैग्नीट्यूड होता है, अपोजिट इन डायरेक्शन होता है। लेकिन डाइइलेक्ट्रिक में पॉसिबल नहीं है। डाइइलेक्ट्रिक में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता तो भी बहुत कम होता है। तो डाइइलेक्ट्रिक्स में ऐसा नहीं होता है। सो डाइइलेक्ट्रिक्स में क्या होता है, जहाँ पर आपका मॉलिक्यूल्स है, ये मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स सभी न्यूक्लियस के साथ बंधा हुआ है, मूव नहीं कर सकते हैं। जैसा वहाँ मूव करके यहाँ के एक्यूमुलेट कर लिया, हेंस पॉजिटिव चार्ज उधर आ गया, ऐसा नहीं संभव है। तो होता क्या है, सो ये जो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल में पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज है, ये या तो स्ट्रेच करता है या अलाइन कर लेता है, अलाइन करके पोलराइज कर जाता है, ताकि इनके द्वारा एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है इस तरफ होता है। सो पोलराइजेशन के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ था, एक्सटर्नल फील्ड इस तरफ था। लेकिन ये जो है कम होता है इससे। ये जो फील्ड हो गया, इंड्यूस्ड ही लिखते हैं, नाम इंड्यूस्ड ही लिखते हैं, ये काफ़ी कम होता है इससे। सो ई नेट जो है वो 0 नहीं होता है। सो डाइइलेक्ट्रिक्स में अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और हम इसका डिस्कशन करेंगे, एक इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, इसके चलते क्या इफेक्ट आता है कैपेसिटेंस। सो ये जो डाइइलेक्ट्रिक है 2 तरह का होता है। एक जहां सेंटर ऑफ पॉजिटिव और सेंटर ऑफ नेगेटिव जो है, ये डाइइलेक्ट्रिक है, डाइइलेक्ट्रिक का मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल है जिसमें सेंटर ऑफ पॉजिटिव यहां पर है और सेंटर ऑफ नेगेटिव भी यहां पर है। सेंटर ऑफ पॉजिटिव और सेंटर ऑफ नेगेटिव सेम जगह पर है, तो इसको बोलते हैं नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक। और इसका मॉलिक्यूल जो है, इसमें डाइपोल मोमेंट नहीं है, ये डाइपोल नहीं है, पॉजिटिव और नेगेटिव एक ही जगह पर है, इसमें कोई डाइपोल मोमेंट नहीं है। तो ऐसा है, ऐसी तो बहुत सारा मॉलिक्यूल्स खींचना चाहिए, बट
2-3 तो खींच रहे हैं, आप इसी में समझ जाइए। और बहुत बड़ा व्यू कर रहे हैं, मॉलिक्यूल छोटा छोटा था, लेकिन एक व्यू, एक विजन के लिए। तो आपने एक्सटर्नल फील्ड डाला, फील्ड क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज में इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड फोर्स एग्जर्ट करेगा, और नेगेटिव चार्ज में ऑपोजिट टू फील्ड एग्जर्ट करेगा। सो ये जो मॉलिक्यूल था, अब ये पॉजिटिव उधर चला गया, नेगेटिव इधर चला गया, ये स्ट्रेच हो गया, ऐसा कुछ स्ट्रेच हो गया, ये नेगेटिव इधर आ गया, पॉजिटिव इधर आ गया। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में कुछ सेपरेशन आ गया, हेंस एक डाइपोल मूवमेंट आ गया। पहले सेंटर ऑफ पॉजिटिव, सेंटर ऑफ नेगेटिव सेम जगह था, डाइपोल मूवमेंट 0 था, अब आ गया डाइपोल मूवमेंट। किस डायरेक्शन में आ गया, एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन। तो हर मॉलिक्यूल क्या हो गया, पोलराइज हो गया। सेंटर ऑफ पॉजिटिव और सेंटर ऑफ नेगेटिव सेम नहीं है, स्ट्रेच हो गया, और गिविंग ए नेट डाइपोल मूवमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये एक टाइप का डाइलेक्ट्रिक है। दूसरा टाइप का डाइलेक्ट्रिक जहां पर ऑलरेडी डाइपोल मूवमेंट है, सेंटर ऑफ पॉजिटिव और सेंटर ऑफ नेगेटिव एक जगह नहीं है, ऑलरेडी डाइपोल मूवमेंट है। ये नेगेटिव, सेंटर ऑफ नेगेटिव है, सेंटर ऑफ पॉजिटिव है, ये सेंटर ऑफ नेगेटिव है, सेंटर ऑफ पॉजिटिव है, ये आपका सेंटर ऑफ नेगेटिव है, सेंटर ऑफ पॉजिटिव, इस तरह से अलग अलग डायरेक्शन में। और ये थर्मल एजिटेशन के लिए इनका जो ओरिएंटेशन है रैंडम है, कोई इधर है डाइपोल मूवमेंट है, कोई इधर है, कोई इधर है, कोई इधर है। सो नेट डाइपोल मूवमेंट जो है वो 0। लेकिन जैसे ही आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव के ऊपर अपनी तरफ फोर्स एग्जर्ट करेगा, नेगेटिव में ऑपोजिट करेगा। सो ये जो था, मैं सिर्फ एक मॉलिक्यूल का बात कर रहा हूँ, बाकी सब आप देख लीजिएगा। एक मॉलिक्यूल ये ओरिएंट करने की कोशिश करेगा, अलाइन करने की कोशिश करेगा, फोर्स इधर है, इसमें इधर है, तो ये जो है थोड़ा सा ऐसा हो जाएगा, ये जो है ऐसा हो जाएगा, थोड़ा अलाइन कर रहे हैं। यहाँ दो कॉन्ट्रास्ट चीज एक्ट कर रहा है। एक थर्मल एजिटेशन, टेम्परेचर के चलते जो एजिटेशन हो रहा है वो रैंडमनेस रखना चाहता है, जिसके चलते नेट डाइपोल मूवमेंट 0 होना चाहिए। लेकिन ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है सबको अपना तरफ अलाइन करना चाहता है। सो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं। फील्ड अलाइन करना चाहता है, थर्मल एजिटेशन डिसरप्ट करना चाहता है। फील्ड नहीं रहेगा तो डिसरप्ट हो गया, नो नेट डाइपोल मूवमेंट 0 है। लेकिन फील्ड है तो ये अलाइन हो जाता है, नेट डाइपोल मूवमेंट आ जाता है। इसके अलावा स्ट्रेचिंग भी यहाँ पर होता होगा, स्ट्रेचिंग भी होता होगा, लेकिन स्ट्रेचिंग यहाँ डोमिनेंट नहीं है। डोमिनेंट क्या है, अलाइनमेंट डोमिनेंट। सो आपका नॉन पोलर में डोमिनेंट फैक्टर जो है, इनफैक्ट एक ही फैक्टर है, स्ट्रेचिंग। पॉजिटिव नेगेटिव जो है स्ट्रेच कर जाता है, एक डाइपोल बन जाता है, हेंस ए नेट डाइपोल मूवमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड आ जाता है। लेकिन यहाँ पर ये डोमिनेंट फैक्टर नहीं है, यहाँ जो फैक्टर है अलाइनमेंट। सो अलाइनमेंट के चलते एक डाइपोल मूवमेंट आ जाता है। बट इन आइदर केस में एंड रिजल्ट वही है। जब भी आप एक्सटर्नल फील्ड में एक डाइलेक्ट्रिक को रखा, चाहे वो नॉन पोलर हो या पोलर हो, एक डाइपोल मूवमेंट आ गया, किस तरफ आ गया, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। सो ये डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, ये डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, इसको बोलते हैं पोलराइजेशन। डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, इसको पोलराइजेशन बोलते हैं। और ये जो पोलराइजेशन है डायरेक्टली डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर, अब कितना ज़्यादा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सो प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए कांस्टेंट डाल दीजिए, ये सिंबल जाए है, और ये इलेक्ट्रिक है, ई डाल देता हूँ। इसको बोलते हैं ससेप्टिबिलिटी, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। बाद में मैग्नेटिज्म भी आता है, उसको मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बोलते हैं। तो ये दोनों को मिलाकर हम पैरेलल प्लेट में देखते हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, यहाँ हमने प्लस क्यू डाला, यहाँ हमने माइनस क्यू डाला, और बीच में कंप्लीटली एक डाइलेक्ट्रिक को भर दिए, चाहे वो पोलर हो या नॉन पोलर हो, डाइलेक्ट्रिक को भर दिए। सो भरने से क्या होगा, ईच मॉलिक्यूल अपने आप को अलाइन करेगा, नेट डाइपोल मोमेंट इस तरफ होगा। अलाइनमेंट पूरा ऐसा होना जरूरी नहीं है, कुछ भी होगा, लेकिन जस्ट आपका बेटर व्यू के लिए हम पूरा अलाइनमेंट दिखा रहा हूँ, बट ये जरूरी नहीं है। माइनस, ये यहाँ पर माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस इस तरह से आ जाएगा, माइनस प्लस ऐसा पूरा लंबा आ जाएगा, माइनस प्लस
माइनस प्लस पूरा आ जाएगा। तो इसमें काफ़ी टाइम निकल जाएगा अगर मैं पूरा ड्रॉ करूँ। जस्ट आप विजुअलाइज कीजिए। बीच में अगर हम कहीं पर भी एक छोटा सा वॉल्यूम लेते हैं तो नेट चार्ज 0 रह जाता है। तो बीच में कहीं पर, क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स है, ये आपका व्यू के लिए मैंने बड़ा बड़ा डायग्राम, मॉलिक्यूल्स है, छोटा सा भी स्पेस लेंगे बहुत सारा मॉलिक्यूल्स होगा, नेट चार्ज 0 हो जाएगा। तो आपका नेट चार्ज यहीं खाली रह गया, ये वाला खाली रह गया। कौन सा चार्ज रह गया? नेगेटिव। सो नेगेटिव चार्ज रह गया, नेगेटिव इंड्यूस्ड, या फिर प्राइम डाल दो, इंड्यूस्ड डालो या प्राइम डालो, ये नेगेटिव रह गया। उसी तरह यहाँ पर नेट चार्ज, ये जो नेट चार्ज सब पॉजिटिव खाली रह गया, इस साइड पॉजिटिव रह गया। सो पॉजिटिव के सामने में नेगेटिव रह गया, नेगेटिव के सामने में पॉजिटिव रह गया। सो ये जब नहीं था, हमारे पास फील्ड था E0। अब ये जो डाइलेक्ट्रिक आपने डाला इफेक्टिवली -q इस तरफ +q इस तरफ, तो इसका फील्ड जो है इंड्यूस्ड फील्ड इस तरफ आ गया। सो नेट फील्ड क्या हो गया? एक्सटर्नल फील्ड माइनस इंड्यूस्ड, राइट। सो फील्ड का फॉर्मूला आपको मालूम है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। पॉजिटिव के लिए सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, नेगेटिव के लिए सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। सो अल्टीमेटली सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। और इंड्यूस्ड का ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इंड्यूस्ड का सपोज प्राइम लिखता हूं बाई एप्सिलॉन नॉट। सो ये नेट फील्ड है, नेट जो है E एक्सटर्नल माइनस E इंड्यूस्ड। लीनियर डाइलेक्ट्रिक्स के लिए ये जो नेट फील्ड है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है E0 के साथ। सो लीनियर डाइलेक्ट्रिक्स के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका वैल्यू इस तरह से दिया जाता है, E0 बाई K। ये जो K है इसको बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी। K या एप्सिलॉन r सिंबल है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी। तो ये सबके लिए नहीं होता, लीनियर डाइलेक्ट्रिक्स के लिए E जो है E0 बाई K होता है। हम इसी को डिस्कस करेंगे, हमारा सिलेबस में उतना ही है। सो E की जगह में आ जाएगा E0 बाई K। तो सिग्मा क्या होता है? E0 क्या होता है? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, है कि नहीं? E0 होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो हम डाल देते हैं, यहाँ पर हम डाल देते हैं E0 को सिग्मा एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा हो जाएगा E0। सो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट E0 है। और ये इंड्यूस्ड चार्जेस ये रहने दीजिए इसी। राइट। यहाँ हम कुछ ऐसा कर सकते थे रेदर देन, ओके कोई बात नहीं, आगे बढ़ लेते हैं। सिग्मा डैश बाई एप्सिलॉन नॉट E0 1 माइनस 1 बाई K। सो E0 कितना है? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सो ये जो चार्जेज इंड्यूस्ड है उसका सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना है? सिग्मा इंटू एप्सिलॉन नॉट कट गया 1 माइनस 1 बाई K। याद रखिएगा, अगर डाइलेक्ट्रिक हम कंप्लीटली फील कर देते हैं तो पॉजिटिव का पास में नेगेटिव इंड्यूस होगा, नेगेटिव के पास में पॉजिटिव, और उसका वैल्यू है इतना। विथ साइन अगर आप लिखना चाहेंगे तो माइनस साइन भी यूज कर सकते हैं। और ये जो चार्ज डेंसिटी जो होता है, चार्ज बाई एरिया होता है, तो एरिया दोनों साइड कट जाएगा। तो चार्ज इंड्यूस्ड जो है Q इंटू मैग्नीट्यूड खाली लिख रहा हूँ 1 माइनस 1 बाई K। सो डाइलेक्ट्रिक को अगर हम कंप्लीटली फील कर देते हैं तो ऑन दी फेस चार्जेस डेवलप होता है, ऑपोजिट काइंड ऑफ चार्ज, पॉजिटिव के पास नेगेटिव, नेगेटिव के पास पॉजिटिव, और उनका वैल्यू होता है Q इंटू 1 माइनस 1 बाई K। याद रखिएगा। आगे बढ़ाते हैं। तो कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट गिरा? कैपेसिटेंस पर इसका इफेक्ट क्या गिरा? सपोज आपने ये कैपेसिटर था, इसमें कैपेसिटेंस क्या होता है? Q बाई V, राइट। तो आपने डाइलेक्ट्रिक फील कर दिया।
कंप्लीटली फिल कर दिया। यहाँ Q था, यहाँ माइनस Q था, अपने डाइलेक्ट्रिक को फिल कर दिया। ये डाइलेक्ट्रिक है, हैविंग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के फिल कर दिया। तो अब कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट करेगा? सो फील्ड के पर क्या इफेक्ट करता है? फील्ड क्या हो जाता है? एग्जिस्टिंग फील्ड बाई के। तो एक्चुअल पहले पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? फील्ड इनटू डिस्टेंस, डी जो है सेपरेशन। अब फील्ड कम गया, अब न्यू पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया? न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, यानी कि ई नॉट बाई के इनटू डिस्टेंस। सो ई नॉट इंटू डी जो है अर्लियर का फील्ड था, फील्ड बिफोर द इंसर्शन। तो फील्ड कम हो गया, फील्ड कम हो गया तो न्यू कैपेसिटेंस जो है चार्ज, न्यू चार्ज बाय न्यू पोटेंशियल डिफरेंस, ये अगर आइसोलेटेड है मतलब नॉट कनेक्टेड टू एनी सोर्स तो चार्ज सेम रहेगा। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस जैसे ही आपने डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया पोटेंशियल डिफरेंस कम हो गया, V बाई के हो गया। तो कैपेसिटेंस क्या हो गया? के क्यू बाई वी। सो कैपेसिटेंस जो है के टाइम्स हो गया। तो यहां से आप के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। याद रखिएगा, कोई भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर या कोई भी कैपेसिटर है, उसमें अगर बिटवीन प्लेट्स डाइलेक्ट्रिक को कंप्लीटली फील कर देते हैं तो कैपेसिटेंस के टाइम्स बढ़ जाता है। तो यहां से आप के का डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी, इसका डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। क्या डेफिनेशन होगा? कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर व्हेन द स्पेस बिटवीन प्लेट्स इज कंप्लीटली फिल्ड विथ डाइलेक्ट्रिक बाय कैपेसिटेंस ऑफ सेम कैपेसिटेंस। से दिस इज इन मीडियम, दिस इज इन एयर। तो कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर with the space completely occupied by dielectric by capacitance of same capacitor in air। ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का डेफिनेशन या रिलेटिव परमिटिविटी, दोनों एक ही बात है, उसका डेफिनेशन। सो कंप्लीटली अगर हम फील कर देते हैं कैपेसिटर में, अगर डाइलेक्ट्रिक को हम कंप्लीटली फील कर देते हैं तो कैपेसिटेंस क्या हो जाता है? के टाइम्स बढ़ जाता है। कैपेसिटेंस इन मीडियम के टाइम्स ऑफ कैपेसिटेंस इन एयर। लेकिन सपोज हम कंप्लीटली फील नहीं करते, पार्शियली फील करते हैं, पार्शियली फील करते हैं। यहाँ पर एरिया सेम है, ये सब प्लेट से याद रखिएगा, 3D में ये सब प्लेट्स, ये भी एक प्लेट। सो यहाँ पार्शियली फील्ड करते हैं, यहाँ फील्ड ई नॉट है और इसको आपने फील कर दिया तो अंदर में फील्ड हो जाएगा ई नॉट बाई के, लेकिन फिर बाहर में ई नॉट है। ये एयर है, ये एयर है, ये मीडियम है, ये डाइलेक्ट्रिक है हैविंग थिकनेस टी, सेपरेशन मान लेते हैं डी। सो अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस प्लस यहाँ का प्लस यहाँ का, ये दोनों एयर है। सो पोटेंशियल डिफरेंस होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू थिकनेस। सो मीडियम का थिकनेस टी है, डाइलेक्ट्रिक का थिकनेस टी है, तो एयर का थिकनेस बाकी रह गया, ये दोनों मिलकर डी माइनस टी। प्लस पोटेंशियल डिफरेंस, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ का प्लस यहाँ का, ये दोनों का मिला लिए, ये टी है तो ये दोनों मिलके डी माइनस टी। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? एयर में अगर ई नॉट है तो मीडियम में फील्ड हो जाता है ई नॉट बाई के। सो यहाँ फील्ड हो गया ई नॉट बाई के और थिकनेस है टी, राइट। सो ई नॉट कॉमन ले लेते हैं, डी माइनस टी प्लस टी बाई के। ई नॉट क्या होता है? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा क्या होता है? सिग्मा क्या होता है? क्यू चार्ज बाय प्लेट एरिया, ये एरिया, इधर जो एरिया है। तो यहां से Q बाई वी निकल जाता है। Q बाई वी कितना निकलता है? एप्सिलॉन नॉट ए बाई टी माइनस टी प्लस टी बाई के। सो ये कैपेसिटेंस, ये कैपेसिटेंस। सो हमने देखा कंप्लीटली अगर फील कर देते हैं तो कैपेसिटेंस क्या आ जाता है? कैपेसिटेंस मीडियम के टाइम्स ऑफ एयर। कंप्लीटली फील कर देते हैं, लेकिन कंप्लीटली नहीं किए, पार्शियली फील किए, प्रोवाइडेड एरिया सेम,
बाद में हम डिस्कस करेंगे एरिया अगर सेम नहीं है तो क्या करेंगे, लेकिन टाइम में एरिया अगर सेम है और थिकनेस टी है, पार्शियली फील्ड है, तो कैपेसिटेंस ये हो जाता है। ठीक है, तो ये सब डेरिवेशंस में देखिए मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर जो हमने यूज किया बार बार इलेक्ट्रिक फील्ड यूज किया, क्योंकि एंट्रेंस में जो न्यूमेरिकल्स आता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड पे आ जाता है। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, सपोज ये एक कैपेसिटर है, इसमें दो डाइलेक्ट्रिक है, इसका सपोज 3 सेंटीमीटर थिकनेस है, इसका सपोज 5 सेंटीमीटर थिकनेस, राइट, और इसका K मान लेते हैं 5 है, इसका K मान लेते हैं 4, राइट। तो आपको पूछा गया सपोज इसके अंदर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं, ये विथस्टैंड कर सकता है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ याद होगा, द मैक्सिमम इंटेंसिटी ए डाइलेक्ट्रिक कैन विथस्टैंड। उसके बाद वो उसका डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी खत्म हो जाता है, वो कंडक्टर बन जाता है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के साथ बाउंड रहते हैं वो सब बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स फ्री हो जाते हैं। सो इसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मान लेते हैं 120, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना वोल्ट पर सेंटीमीटर ही ले लेते हैं, यहाँ सेंटीमीटर है, राइट, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इतना है, इससे ज़्यादा होगा तो ये क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। और इसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मान लेते हैं 140 वोल्ट पर सेंटीमीटर, मतलब यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इससे ज़्यादा हो गया तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, इट वोंट बी इंसुलेटर एनी मोर, इट वोंट बी डाइलेक्ट्रिक एनी मोर, ये कंडक्टर हो जाएगा। तो क्वेश्चन ये है कि ये आपका सेटअप है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, एक मेटल प्लेट है, मेटल प्लेट के अंदर 2 डाइलेक्ट्रिक रखा गया, एक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 है, एक का 4 है, इसका थिकनेस 3 है, इसका 5 है, तो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस कितना अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 120 है, अगर ये नहीं रहता, एयर रहता तो कितना होता, आपको मालूम है E जो है E0/K होता है, सो इंटू K हो जाएगा, 120 इंटू K 5 कितना हो जाएगा 600, राइट। तो यहाँ तो अगर 600 एयर में रहता तो इसमें कितना होता, 600/K कितना हो गया 150 हो गया, लेकिन ये तो 140 में ब्रेक डाउन हो जाता है, तो इसलिए हम यहाँ 120 नहीं ले सकते, यहाँ 120 लेंगे तो यहाँ 140 से ज़्यादा हो जा रहा, वो ब्रेक डाउन हो जा रहा, तो इसका लिमिट हम नहीं ले सकते। अब उल्टा करते हैं, उसका लिमिट ले लेते हैं, तो उसको लेके चलते हैं, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि इस केस में ये वाला ब्रेक डाउन हो जा रहा। अब उधर से शुरू करते हैं, E2 को ले लेते हैं, उसका लिमिट ले लेते हैं 140 वोल्ट पर सेंटीमीटर, तब E0 कितना हो जाएगा 140 इंटू 4 कितना हो गया 560, तब इसमें फील्ड कितना हो जाएगा, E0/K 560/5 कितना होता है 112 होता, 112 है कि नहीं। सो अब पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए कहा गया आपको, पोटेंशियल डिफरेंस, सो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ प्लस यहाँ, सो V1 प्लस V2 कितना होगा E1 D1 प्लस E2 D2, E1 कितना 112, डिस्टेंस कितना है 3, E2 कितना 140, D कितना है 5, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 दूनी 6, 3 एकम 336, 0 7, सो आपका 1000 हो गया। तो इतना सेफ वोल्टेज है, इससे ज़्यादा अप्लाई करेंगे तो ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो ये आज का क्लासेस में हमने बेसिक्स डिस्कस किया, बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड को लेकर डिस्कस किया। तो रेदर देन गोइंग थ्रू फार्मूला, आप वो बेसिक्स पे ही सभी क्वेश्चन बनाइए। इस चैप्टर में जो प्रैक्टिस पेपर है आप बेसिक्स यूज करके बनाइए। नेक्स्ट क्लास में इसको हम आगे बढ़ाते हैं।